हेलो डियर स्टूडेंट्स। जब हम बात कर रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी यानी कंपनी के समापन की, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह से शेयर होल्डर से पैसा मंगवा सकते हैं यदि कंपनी की पास जो कलेक्टेड अमाउंट है वो कम है और हमें पेमेंट लाइबिलिटीज़ का ज़्यादा करना है। तो आज गाइज इसी तरह के एक क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने डॉक्टर विनीता अरोड़ा और शुरू करते हैं आज का सफ़र। चलते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तो गाइज एक क्वेश्चन के साथ प्रश्न कुछ इस तरह का और एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह का कि बी लिमिटेड एक ऐच्छिक समापन में चली गई है, वॉलंटरीली लिक्विडेशन में चली गई है। समापन के संबंध में विवरण आपको दिया गया है। ये जो एक्सप्लेनेशन जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह का है गाइज। 4000 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपीज़ के और फुली पेडअप हैं, यानी इनसे 100 रुपये मिल चुके हैं। नाउ 3 तरह के इक्विटी शेयर्स हैं, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए इक्विटी शेयर से देखिए क्या हुआ है, 100 रुपीज़ ईच का है जिस पर 75 रुपीज़ का पेडअप अमाउंट है। बी क्लास में 3200 इक्विटी शेयर्स हैं और पेडअप अमाउंट है 60। इसी तरह से सी क्लास में 28,000 इक्विटी शेयर्स हैं और पेडअप अमाउंट है ओनली 5। तो गाइज रिमेनिंग अमाउंट्स मंगवानी रह गई लेकिन कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है। देखते हैं किस तरह से इस डेटा और उस फिगर को जरूर याद रखिएगा। क्लास ए ने 75 रुपये का पेडअप अमाउंट है, क्लास बी शेयर्स में 60 रुपीज़ का पेडअप अमाउंट है और क्लास सी में 5 रुपये का पेडअप अमाउंट है। नाउ अदर इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कि सारी एसेट्स को रियलाइज़ किया गया और रियलाइज़ करने के बाद मशीन सहित संपत्तियों से 8,40,000 रुपये वसूल हुए हैं। यानी यहाँ पर मशीन के साथ जो संपत्तियाँ बेची गई उनसे 8,40,000 रुपये वसूल हुए। समापन के व्यय आपको बताए गए हैं, पारिश्रमिक सहित निस्तारक के पारिश्रमिक सहित 30,000 रुपये के हैं और कंपनी ने पाटिल ब्रदर्स से मशीन को बंधक रखा गया। द कंपनी हैज़ बोरोड अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम पाटिल ब्रदर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ द मशीनरी विच रियलाइज 1,60,000। यस गाइज, देखिएगा यहाँ पर कंसेप्ट को समझिएगा। आपको ऊपर कहा गया है कि एसेट रियलाइज हुई है 8,40,000 में और यहाँ पर मशीन को मॉर्गेज पर रखकर एक लोन लिया गया था और उस लोन था 1 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए के लोन के बाद मशीन से जो हमें वसूल हुआ है वो 1,61,000 रुपये वसूल हुआ है। तो गाइज़ मैंने आपके कंसेप्ट जब बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि यदि संपत्ति के अगेंस्ट में, यदि किसी एक एसेट के अगेंस्ट, यदि किसी लोन के अगेंस्ट में कोई एसेट रखी गई है और उससे जो रियलाइजेशन हुआ है तो उस रियलाइजेशन से पहले उस लोन का पेमेंट किया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट ही रियलाइजेशन में दिखाया जाएगा, जो कि हम करेंगे। देखते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन। कंपनी की पुस्तकों में 8 लिपिकों का वेतन 4 महीने के लिए 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से और 8 पियोन्स का वेतन है वो 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से देना बाकी है। ये वेतन 3 महीने का देना बाकी है। नाउ गाइज ये आप समझ रहे होंगे, ये हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। इन्हें बाकी क्रेडिटर्स की तुलना में, बाकी क्रेडिटर्स के कंपैरिजन में पहले पेमेंट किया जाएगा। ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया भी था। इसके अतिरिक्त कंपनी की पुस्तकें 1,74,800 के लेनदार बताती है, क्रेडिटर्स हमारे पास है। साथ ही आपको बताना है लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार करना है। प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए और हम चलते हैं तुरंत इसके सॉल्यूशन पर। देखिए कुछ तैयारी मैंने पहले करके रखी है और लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें रिसिप्ट साइड बनाना है, तो हम रिसिप्ट साइड को तैयार कर लेते हैं। ये हमारा रिसिप्ट साइड, ये हमारा अमाउंट साइड और ये हमारा पेमेंट साइड। गाइज हमें जो जो भी पेमेंट करने हैं वो यहाँ पर करने होंगे और जितनी भी रिसिप्ट हुई है वो हमें यहाँ लिखनी होगी। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें एसेट रियलाइज्ड करवा देते हैं। देखिए कितनी एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं ये देखते हैं। देखिए टोटल 8,40,000 रुपये रियलाइज हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 8,40,000 रियलाइज हुआ है, लेकिन इस 8,40,000 में मशीन का 1,61,000 भी इंक्लूडेड है गाइज। तो 1,61,000 हटा दीजिए क्योंकि इस मशीन के लिए हम अलग से ट्रीटमेंट करने वाले हैं। वो किस तरह से आगे हम देखेंगे। फिलहाल अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए और इस अमाउंट को माइनस करके देखिए क्या आता है हमारा फिगर। यस, इट इज़ 6,79,000 रुपीज़, जो कि हमें मशीन के अलावा रिमेनिंग जितनी भी एसेट्स हैं उनसे रियलाइज हुआ है।
नाउ गाइज अब हम देखते हैं सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन थे? जो हमने लोन लिया था 1,00,000 रुपए का और उस 1,00,000 रुपए के अगेंस्ट में हमने मशीन रखी थी और मशीन से हमें रियलाइज़ हुआ 1,61,000। तो सबसे पहले हमने 1,00,000 रुपए के लोन का पेमेंट कर दिया और रिमेनिंग जो सरप्लस बचा है वो है 61,000 का सरप्लस जो हमें यहाँ पर दिखाना होगा। नाउ गाइज ये हमारा टोटल एसेट का रियलाइजेशन है, मशीन का इतना और रिमेनिंग एसेट्स का इतना। नाउ जो भी अमाउंट हमें कलेक्ट हुई है उस कंप्लीट अमाउंट से हम देखते हैं कि हमें लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किस तरह से करना है। तो जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया था गाइस, उस सीक्वेंस को एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए और इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रही है उस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मुझे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना होगा। तो मैं यहाँ पर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देती हूँ और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं निस्तारक के पारिश्रमिक के साथ 30,000 के एक्सपेंसेस हैं। नाउ अब बात होती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। अब उन्हें राइट है कि हम उनका पेमेंट करवा दें। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे पास हैं और ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने हैं गाइस? हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बताया था कि 8 क्लर्क हैं, उनका वेतन 4 महीने का बाकी है 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से, और 8 पियोन्स हैं जिनका 3 महीने का वेतन 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से बाकी है। एक वर्किंग नोट मैंने आपका ऑलरेडी तैयार करके रखा है, ये कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। 8 क्लर्क हैं, 4 महीने का वेतन बाकी है 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से। इसी तरह से 8 पियोन हैं, 3 महीने का सैलरी बाकी है 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो गाइज यहाँ पर देखिए टोटल जो हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है ये 13,200। अच्छे से वर्किंग नोट बना कर दे। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपका प्रेजेंटेशन यदि बेटर रहेगा तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। हम यहाँ पर डाल देते हैं वर्किंग नोट 1। तो गाइस कुछ इस तरह से अभी मैंने अपने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना शुरू किया है। देखिए अब बारी आती है, क्योंकि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जितने मेरे पास हैं उनका मैंने पेमेंट कर दिया है, और अब मेरे पास आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और इनका अमाउंट है 1,74,800। तो मैं सिंपली लिख देती हूँ 1,74,800। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं देखना है। नाउ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया है, तो अब बारी आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे पास हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करवाया जाएगा। और क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और वो सभी फुली पेड अप हैं। 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर, तो टोटल हमें 4 लाख का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को करना होगा। बट गाइस स्टॉप हियर, यहाँ पर देखना होगा हमारे पास कितनी अमाउंट रियलाइज हुई है और अभी हमारे पास क्या कुछ सरप्लस बाकी है, क्योंकि अभी हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिमेनिंग पेमेंट करना होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को रिमेनिंग पेमेंट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सरप्लस कितना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्किंग नोट फिर तैयार किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें मैंने सरप्लस निकाला है। देखिए हमारे पास सरप्लस कितना है, हमारे पास जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स से हमें रियलाइजेशन हुआ है 6,79,000 एंड 61,000, ये टोटल हमारा रियलाइजेशन हो गया है 7,40,000। इस 7,40,000 में से ये जितने भी पेमेंट्स हुए हैं उन सभी को मैं घटा रही हूँ। 30,000, 13,200, 1,74,800 एंड 4 लाख। देखिए इन सभी को मैंने जब आपस में घटा दिया है तो अभी मेरे पास 1,22,000 का सरप्लस और बच रहा है। जी हाँ गाइज, 1,22,000 का सरप्लस तो है, लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स लिख दूँ और 1,22,000 लिखकर अपना अकाउंट बंद कर दूँ, तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन शुरू होने से पहले भी कहा था, क्वेश्चन पढ़ते समय भी कहा था कि ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्लास वाइज यानी कैटेगरी वाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनकी लाइबिलिटी डिसाइड करनी होगी। तो यहाँ पर किस तरह से काम किया जाएगा,
चलते हैं फिर से अपने वर्किंग नोट पर, और वर्किंग नोट क्या कहता है देखिएगा। सरप्लस तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है 1,22,000 का। अब हम डेफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। डेफिशिएंसी यानी कितना अमाउंट हमें कम पड़ रहा है। देखिए, जो ए क्लास के इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो 4,000 इक्विटी शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 75 रुपये कंपनी को दिया। बी क्लास के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 3,200 जिन्होंने 60 रुपये कंपनी को दिया। इसी तरह से सी क्लास के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं 28,000 जिन्होंने 5 रुपये कंपनी को दिया। कुल मिलाकर 6,32,000 का अमाउंट कंपनी को दिया गया है, लेकिन अभी हमारे पास 1,22,000 रुपये ही हैं। तो देखिए, टोटल डेफिशिएंसी यानी टोटल जो अमाउंट कम पड़ रहा है वो है 5,10,000 रुपये का। इस 5,10,000 रुपये का जो अमाउंट कम पड़ा है, तो इसको हम अच्छे से देखते हैं कि कैसे इसको परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा गाइस, कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी के रूप में। फॉर्मूला बहुत सिंपल, टोटल डेफिशिएंसी कितनी आ रही है और नॉमिनल वैल्यू कितनी है, इससे हम एक परसेंटेज निकालेंगे। देखिए, टोटल डेफिशिएंसी हमारे पास 5,10,000 है और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, सभी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। ये मिलकर बन रहे हैं नॉमिनल वैल्यू इनकी जो बन रही है वो है 10 लाख रुपए की नॉमिनल वैल्यू बन रही है। 10 लाख रुपए कहाँ से आए हैं? ये 4,000 शेयर्स हैं 100 रुपए के, ये 3,200 शेयर्स हैं 100 रुपए के, ये 28,000 शेयर हैं 10 रुपए के। इन सभी की नॉमिनल वैल्यू को मैंने ऐड किया है और यहाँ पर सभी नॉमिनल वैल्यूज को ऐड करने के बाद मेरे पास डेफिशिएंसी परसेंटेज आ रहा है वो है 51%। देखिए, इस 51% को किस तरह से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेना है, यानी कौन से शेयर होल्डर्स हैं जिनसे पैसा मंगवाया जाएगा और कौन से शेयर होल्डर्स हैं जो कि पैसा लेकर जाएंगे। तो देखते हैं आगे का वर्किंग नोट क्या कहता है। अमाउंट टू बी टेकन और बोथ, जो लिया जाएगा और दिया जाएगा किस तरह का देखिएगा। क्लास ए की इक्विटी शेयर होल्डर है जिन्होंने 75 रुपये का पेमेंट कर दिया है, तो देखिए गाइज इनका 51% माइनस कर दीजिए। 75 रुपये में से 51% माइनस कर दीजिए, ये 24 रुपये रिटर्न किए जाएंगे, क्योंकि हर एक कैटेगरी की डेफिशिएंसी 51% तक ही बनती है। यदि इससे ज़्यादा का पेमेंट हो गया है तो उसे रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन यदि इससे कम का पेमेंट हुआ है गाइज तो उससे मंगवाया जाएगा। देखते हैं क्लास बी शेयर होल्डर्स के साथ क्या हुआ है। क्लास बी शेयर होल्डर्स ने 60 रुपये का पेमेंट किया है और इनका डेफिशिएंसी परसेंटेज जो बन रहा है वो 51% के हिसाब से, यानी इन्हें देना होगा 9 रुपये वापस, क्योंकि इन्होंने 60 रुपये का पेमेंट कर दिया है और 51 रुपये ही इनके जिम्मेदारी के बनते हैं, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनीज में शेयर होल्डर्स की और इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी 51 रुपये तक ही है। तो इसलिए इन्हें 51 रुपये तक का ही पेमेंट करना था, बाकी के 9 रुपये इन्हें वापस लौटाए जाएंगे। लेकिन क्लास सी के साथ क्या हुआ है देखिए, क्लास सी शेयर होल्डर्स का 5 रुपये पेडअप है और 10 रुपये के हिसाब से 51 रुपये निकाल लिए गए, तो हमारे पास 5 रुपये 10 पैसे आते हैं, जबकि इन्होंने केवल 5 रुपये का ही पेमेंट किया है। ध्यान दीजिएगा, 5 रुपये का पेमेंट किया है, इनकी लाइबिलिटी बनती है 5 रुपये 10 पैसे की, तो यहाँ पर 10 पैसे इन सभी शेयर होल्डर्स को लेकर आने पड़ेंगे गाइज। ध्यान दीजिएगा, हमने कैटेगरी वाइज शेयर होल्डर्स होने की वजह से कुछ इस तरह का पूरा मैटर हमने किया है कि हमने परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी कैलकुलेट किया और हमें पता चला कि हर एक की लाइबिलिटी 51% तक की है, और हमने यहाँ कैलकुलेट किया कि कितने कितने शेयर होल्डर्स को कितना कितना अमाउंट देना है, लेकर आना है। तो गाइज यहाँ हमने देखा कि क्लास सी कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को ही अमाउंट लेकर आना पड़ेगा। तो यानी अब हम क्लास सी के जितने भी शेयर होल्डर्स जो 28,000 शेयर होल्डर्स हैं उन्हें 10 पैसा मंगवाते हैं। तो मंगवाइए गाइस, क्योंकि हमारा ये इस रिसिप्ट के कॉलम में आएगा। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट में लिखते हैं प्रोसीड ऑफ कॉल्स ऑफ ₹10 ऑफ क्लास सी शेयर्स। ओके गाइज, हमारे पास 28,000 शेयर होल्डर्स हैं और इनसे 10 पैसा मंगवाया जा रहा है। तो देखिए कितना अमाउंट हमें मिला है,
2800 का अमाउंट हमें यहाँ पर मिल गया है। और इस 2800 का अमाउंट हमें मिल गया है तो और क्योंकि अभी 2800 का अमाउंट हमें मिला है, इसका टोटल कर लीजिए। इससे ज़्यादा हम इनसे नहीं मंगवा सकते क्योंकि इनका लाइबिलिटी इतना ही है। इसकी यदि हम टोटल करते हैं तो हमारे पास 7,42,800 रुपये मिलता है। नाउ अब पेमेंट साइड को भी मैच कर लेते हैं। पेमेंट साइड को मैच करने के लिए सिंपल कैलकुलेशन हमने किया हुआ ही है। हम रिटर्न करेंगे ए कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को, तो रिटर्न करिए, रिटर्न ऑफ ₹24 टू ए कैटेगरी शेयर होल्डर्स। हमारे पास ए कैटेगरी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो है 4,000। इन 4,000 को हम ₹24 का पेमेंट कर रहे हैं वापस, और अमाउंट आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ये अमाउंट आता है 96,000 का। इसी तरह से रिटर्न करिए, रिटर्न ऑफ ₹9 ऑफ बी क्लास शेयर होल्डर्स। तो बी क्लास के शेयर होल्डर्स जो हमारे पास हैं वो कुल मिलाकर 3,200 हैं। इन 3,200 को 9 रुपये का पेमेंट करवाया जा रहा है। मल्टीप्लाई कीजिए गाइज, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आता है 28,800। और टोटल शुरू कर दीजिए अपने कैलकुलेटर पर काम। और यहाँ पर जो हमें टोटल मिलती हुई दिख रही है, ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हमने बैलेंस मैच कर लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डेफिशिएंसी निकाल कर कैलकुलेशन किया था, इसलिए हमारा टोटल बिल्कुल सही बैठा है जो हमने यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार किया है। तो गाइज आई होप आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। केवल बहुत ही सिंपल तरीके से हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को समझ रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो गाइज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।